और सबसे पहला सवाल शक्ति प्रसाद जोशी जी से, सशक्त भू कानून उत्तराखंड में क्यों आवश्यक है? जो गवाल गांव के लोगों ने शपथ ली है, जो शपथ ली है जरदार गांव के लोगों ने, आखिर शपथ क्या ली है? आइए पहले उनके द्वारा वो प्रतिज्ञा, वो शपथ सुनते हैं। जो उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की मांग लगातार उठ रही है, आखिर मूल निवास 1950 ही क्यों जरूरी है? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे उत्तराखंड में लगातार मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून की मांग उठ रही है। आप देख रहे होंगे, सामाजिक संगठन हो या व्यक्तिगत तौर पर, कहीं दुकानों पर, कहीं रास्तों पर, कहीं बसों पर ये चर्चा सुनने और देखने को मिल रही है। इस चर्चा को किस तरह से हवा मिली है, क्यों लोग सशक्त भू कानून की मांग कर रहे हैं, क्यों मूल निवास 1950 की मांग कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप भू कानून और मूल निवास की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तराखंडियों के लिए सशक्त भू कानून क्यों ज़रूरी है और मूल निवास 1950 क्यों ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं, शक्ति प्रसाद जोशी जी, निवर्तमान सभासद हैं चंबा नगर पालिका परिषद से और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं। लगातार संघर्षरत रहे हैं, अनेकों सामाजिक हितों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, संघर्षरत रहे हैं। राज्य आंदोलन से लेकर के और वर्तमान में जिस प्रकार से तमाम मांगें उत्तराखंड में उठाई जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए, कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए आवश्यक हैं, निरंतर शक्ति प्रसाद जोशी अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आते हैं। तो शक्ति प्रसाद जोशी जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सबसे पहला सवाल शक्ति प्रसाद जोशी जी से, सशक्त भू कानून उत्तराखंड में क्यों आवश्यक है? सशक्त भू कानून इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हमारे आने वाला भविष्य है तो उसको जब अपनी ज़मीनों का पता नहीं होगा, क्योंकि होगी नहीं ज़मीन, जब बिक जाएगी तो कहाँ से होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सशक्त भू कानून है उसको लागू करना सरकार को ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो अधिकार है वो हमसे छीन लिए गए हैं। और आप देखते होंगे कि बड़े से बड़े रिजॉर्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और उनमें इस तरह की बहुत अप्रिय घटना हो रही है। और ये कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये बल्कि जो बाहर से आने वाले अन्य राज्यों से, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े बड़े रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सशक्त भू कानून से इन पर रोक लग सकती है और इन अपराधों पर भी रोक लगने की पूर्ण संभावना है। और हम कहना चाहते हैं सरकार से कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल अति आवश्यक है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के जो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिल स्टेशन के रूप में जिन्हें बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है, जहां से टिहरी झील का व्यू है, जहां से हिमालयन व्यू है, सुंदर सुंदर डांडी कांठी हैं, वहां पर बाहरी लोगों के द्वारा अत्यधिक ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं। शक्ति प्रसाद जोशी जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं तो जहाँ जहाँ ये ज़मीनें खरीदी जा रही है उन सभी ग्राम पंचायतों से, उनके आसपास क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, सभी जनप्रतिनिधियों से और वहाँ की सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जरदार गांव, जो हमारा नज़दीकी गांव है चंबा ब्लॉक का, जो गंवाल गांव है, जो नया पंचायत, अभी पंचायत का गठन हुआ है, इस तरह से जिस तरह से वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, ग्राम सभा ने पूरी प्रतिज्ञा ली है। मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, सभी ब्लॉकों के चंबा में सभी जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक के जो हमारे प्रधानगण हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रमुख गणों से, कि आप भी अपने ग्राम सभाओं में शपथ लें, ताकि जो हमारा अगर सरकार इस पर कुछ नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमें रोक लगानी होगी, क्योंकि हम सरकार का रवैया थोड़ी ढीला ढाला समझ रहे हैं। सरकार इसमें घुमा फिरा के अपना जवाब दे रही है। जी, सरकार घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं और न सिर्फ चंबा विकासखंड के बल्कि समग्र उत्तराखंड की जनता को, समग्र उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों को ये शपथ लेनी चाहिए। जो गवाल गांव के लोगों ने शपथ ली है, जो शपथ ली है जरदार गांव के लोगों ने, आखिर शपथ क्या ली है? आइए पहले उनके द्वारा वो प्रतिज्ञा, वो शपथ सुनते हैं। उन्होंने अपनी भूमि के बारे में क्या कुछ कहा है और ग्रामीणों ने क्या शपथ ली है। सार्वजनिक बैठक में हम समस्त ग्रामवासी माँ भगवती सुकंडा को साक्षी मानते और अपने पूर्वजों का स्मरण करते
शपथ लेते हैं कि हम अपनी पैतृक जमीन को किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था को ना तो बेचेंगे नहीं बिकने देंगे क्योंकि पैतृक जमीन हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है और अपितु हमारी अचल पूंजी एवं खेती बाड़ी एवं संस्कृति है। हमारी जमीन मात्र जमीन नहीं अपितु हमारी पहचान व शान और हैसियत है। बोलिए माँ भगवती सुकुंडासुरी की। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से जड़दार गांव के लोगों ने शपथ ली है कि अपनी भूमि को ना तो बेचेंगे और ना ही बिकने देंगे। और जड़दार गांव ही नहीं बल्कि नव गठित गवाल गांव जो थौलदार विकासखंड के अंतर्गत है, टिहरी गढ़वाल जनपद में है, वहां के ग्रामीणों ने भी जड़दार गांव के ग्रामीणों की तरह ही शपथ ली है। और कहीं ना कहीं समग्र उत्तराखंड में जब तक भू कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि भू कानून एक ना एक दिन लागू जरूर होगा, जिस प्रकार से लगातार संघर्ष चल रहा है, लेकिन जब तक लागू नहीं होता है तब तक उत्तराखंड के समग्र ग्राम पंचायतों को ये शपथ लेनी होगी, वहाँ की जनता को ये शपथ लेनी होगी और इसी से उत्तराखंड की ज़मीनों को बचाया जा सकता है और साथ ही सशक्त भू कानून की भी अति आवश्यकता है। शक्ति प्रसाद जोशी जी, भू कानून के अलावा जो उत्तराखंड में मूल निवास 1950 की मांग लगातार उठ रही है, आखिर मूल निवास 1950 ही क्यों जरूरी है? मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मूल निवास 1950 की बात की जा रही है, हम सब लोग उस बात को उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि जो मूल निवास 1950 है ये उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। ये इसलिए लागू होना चाहिए कि चाहे हमारे हाल बंदोबस्त हो, जब हमारे ओबीसी के हमारे सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं तो हमसे हाल बंदोबस्त मांगा जाता है और हाल बंदोबस्त लाके हम ओबीसी का प्रमाण पत्र हमें दिया जाता है। तो इसी तरह से मूल निवास भी उसी बंदोबस्त के तहत हमें निस्तारित किए जाए, वो हम लोगों को दिए जाएं और वो जो हमारा अधिकार है वो आज का अधिकार नहीं, वो पहले से चला आ रहा था मूल निवास। ये तो बीच में सरकारें आई, हमारे जो राज्य गठन उत्तराखंड बना उसके बाद कुछ सालों तक मूल निवास बना और उसके बाद बंद कर दिया गया, फिर अधिवास प्रमाण पत्र लाया गया, फिर अधिवास प्रमाण पत्र भी बंद कर दिया गया। अब स्थायी निवास चल रहा है और स्थायी निवास को इन्होंने प्रमुखता से रख दिया है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड के स्थानीय निवासी है उन पर असर पड़ रहा है, वो लोगों को रोजगार नहीं है। और मूल निवास से कई ऐसे बिंदु थे जिससे हमारे स्थानीय लोगों को फ़ायदा होता था, उन बिंदुओं को भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए हम 1950 जो मूल निवास है उसको मांग रहे हैं। बिल्कुल, 1950 मूल निवास यानी मूल निवास 1950 के आधार पर जो राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन उस समय आया था, 1961 के गजट में ये पारित हुआ था और समग्र भारत में जो मूल निवास है 1950 के आधार पर है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर स्थायी निवास का प्रावधान है। मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के लिए जिस प्रकार से लगातार संघर्ष चल रहा है, स्वाभिमान महारैली आपने देखी होगी, 24 दिसंबर 2023 को देहरादून में हुई, 28 जनवरी 2024 को हल्द्वानी में हुई, कोटद्वार में हुई, श्रीनगर में हुई, नई टिहरी में हुई, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 सितंबर को हुई, जबकि उससे ठीक पहले वहाँ पर 3 दिवसीय विधानसभा का सत्र भी चला था और 29 सितंबर को ऋषिकेश में स्वाभिमान महारैली हुई है। और स्वाभिमान महारैली के माध्यम से लगातार सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग उठाई जा रही है। हालांकि इसमें और भी अन्य मुद्दे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मूल निवास और भू कानून का मुद्दा ही है। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति लगातार इसके लिए संघर्षरत है और अन्य सामाजिक संगठन भी इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पहाड़ी स्वाभिमान सेना हो या फिर अन्य सामाजिक संगठन हो। शक्ति प्रसाद जोशी जी जो संघर्ष समिति है उससे भी जुड़े हुए हैं और संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। आगामी क्या तैयारी है, किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा, संघर्ष किया जाएगा? हमने अभी तक जो भी मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा जितनी भी रैली की गई है, भले हम सब में भाग नहीं ले पाए, पर जितने में भी हमने भाग लिया उसमें हमने जब देखा तो जनता अपने आप आई है। और जैसे कि
हाँ जो हमारे उसमें है मूल निवास संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं मोहित डिमरी जी, लोशन टोडरिया जी, जितने भी हमारे उसमें पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों ने एकजुट जनता को किया है और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस तरह से जो इस मुद्दे को जन मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही हमारे टिहरी जनपद में भी ये रैली की गई थी, चाहे हमारे उसमें मोनू नोडियाल जी हो और हमारे जो संयुक्त समर समिति के जिले के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश भूषण गोदियाल जी, उन्होंने भी हमने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ये पत्र हमने जो ज्ञापन प्रेषित किया है सरकार को दिया है मूल निवास सशक्त भू कानून के लिए। और हमने ये आगे की जो तैयारी है हमने इस तरह से लोगों से आह्वान किया है और अभी हमने चम्बा में भी बैठक रखनी है और उस तरह से जल्दी ही हम उसमें निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय सार्वजनिक से लिया जाएगा, सार्वजनिक रूप से जो निर्णय लिया जाएगा उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो यूथ के भाई हैं उनसे भागीदारी के लिए कहता हूं, क्योंकि युवा ऐसी शक्ति है। जब हमारे देश में 65 करोड़ लोग हैं जो वो यूथ हैं, और अगर यूथ की भागीदारी होती है, 65% जो लोग हैं वो यूथ हैं, और अगर यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो हम ये मूल निवास उत्तराखंड में जो लागू करवाना है, सशक्त भू कानून लागू कराना है, जो उत्तराखंड की अन्य समस्याएं हैं, तो हम संयुक्त संघर्ष समिति के ही अंदर इसको लड़ सकते हैं और भरपूर तरीके से इसको संयुक्त संघर्ष समिति, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा, और जब हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो तभी किसी लड़ाई को विजय पा सकते हैं। और निरंतर हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं कि सरकार इसको गोल मोल ना घुमाए, बल्कि शीघ्र ही इस पर निर्णय ले। और मूल निवास और भू कानून दोनों हमें चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि भू कानून पे आप बात कर रहे हैं और मूल निवास पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हमें दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें दोनों मांगें पूरी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, शक्ति प्रसाद जोशी जी का साफ इशारा है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि अगले बजट सत्र में सशक्त भू कानून के लिए समिति बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और इस पर कार्य किया जाएगा। उसके बाद रुद्रप्रयाग में लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में भी उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा, अगले बजट सत्र पर इस पर काम होगा। लेकिन मूल निवास के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और कहीं ना कहीं शक्ति प्रसाद जोशी जी उसी तरफ ध्यान खींच रहे हैं कि यदि भू कानून के संबंध में बात कर रहे हैं तो मूल निवास के संबंध में भी बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से संयुक्त संघर्ष समिति ने उत्तराखंड आंदोलन में भागीदारी निभाई और अब मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के लिए भी संघर्षरत है, वहीं दूसरी तरफ भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति भी लगातार स्वाभिमान महारैलियों के माध्यम से उत्तराखंड में जन चेतना फैला रही है। और ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है जहां पर बुला करके अलग अलग प्रलोभन दे करके जनता को एकत्रित किया जा रहा हो, बल्कि यहाँ पे लोग स्वेच्छा से, चाहे वो युवा हो, मातृशक्ति हो, अनुभवी बुजुर्ग हों, भूतपूर्व सैनिक हों या फिर आंदोलनकारी हों, वो एक साथ आ रहे हैं, इस लड़ाई को आगे लड़ रहे हैं और सरकार से इस मांग को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि केदारनाथ में भी अब स्वाभिमान महारैली होगी। केदारनाथ में चूंकि उपचुनाव भी हैं विधानसभा के और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है, कांग्रेस भी उस सीट को जीतना चाहती है और स्वाभिमान महारैली भी वहां पे चुनाव से पहले हो सकती है। जोशी जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जो अब केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, तो अगर सरकार हमारे आंदोलन के माध्यम से इस बात को नहीं सुन रही है कि मूल निवास भू कानून को वो बिल्कुल हल्के में ले रही है, तो कहीं ना कहीं हमें सरकार को उपचुनाव में जवाब देना होगा और वहाँ पर हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी और सरकार को इस पर गहन विचार करना होगा। और हो सकता है कि सरकार इसलिए ये घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम इसको बजट सत्र में लाएंगे। हो सकता है कि उनके दृष्टि में उपचुनाव कहीं ना कहीं हो और कहीं ना कहीं केदारनाथ का उपचुनाव हो, इसलिए उन्होंने घोषणा की हुई। जनता को कोई विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि जब तक आप इस भू कानून मूल निवास जो भी आप कह रहे हैं, खैर मूल निवास के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं, भू कानून के बारे में कह रहे हैं, तो भू कानून के बारे में आप कह रहे हैं तो कहीं ना गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं। और अगर आप इसको लाना चाह रहे हैं तो क्यों ना जो जितने भी हमारे संयुक्त संघर्ष समिति हो, समन्वय भू कानून मूल निवास समिति हो, उससे
वार्ता नहीं करते। और जब आप ये कानून जनता के लिए बना रहे हैं, वो कानून जनता के लिए बना रहे हैं, उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की राय लेनी अति आवश्यक है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह से जनता को ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ज़रूर ही सशक्त भू कानून लाएंगे, तो सशक्त भू कानून पहले जनता को भी तो पता होना चाहिए कि आप सशक्त भू कानून बना रहे हैं या सरल भू कानून बना रहे हैं। अगर आप सरल भू कानून बना रहे हैं तो तब तो आप बना सकते हैं, पर अगर आप सशक्त भू कानून बना रहे हैं जिसकी मांग जनता कर रही है, तो आपको उसका निश्चित जनता से ही पूछना होगा और सब लोगों से विचार करके फिर उसको संयुक्त संघर्ष समिति हो, समन्वय संघर्ष समिति हो, जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे हमारे पूर्व सैनिक संगठन है, किसान संगठन है, तो उनकी राय जरूर ली जानी चाहिए। और मैं सभी इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप शीघ्र ही इस पर निर्णय लें। बिल्कुल शीघ्र ही निर्णय लें, क्योंकि उत्तराखंडी अब इंतज़ार करने के इरादे में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के लगातार 2 बयान आ चुके हैं, हालांकि उन्होंने मूल निवास पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भू कानून पर उन्होंने ज़रूर अपनी बात रखी है। अगले बजट सत्र में इस पर कार्य करने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंडी अब इंतज़ार करने के इरादे में नज़र नहीं आ रहे हैं, साथ ही साथ संयुक्त संघर्ष समिति भी अब मैदान पर है, और जो उत्तराखंड का स्थानीय क्षेत्रीय दल है, उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी 24 अक्टूबर को देहरादून में तांडव रैली करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार चारों तरफ से घिरती हुई नज़र आ रही है। और जिस प्रकार से शक्ति प्रसाद जोशी जी ने बताया कि हो सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान इसलिए दिए हों क्योंकि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं और मूल निवास भू कानून से संबंधित उत्तराखंडी जो अपनी मांगों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये ना लगे कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और केदारनाथ में उन्हें इसका नुकसान न भुगतना पड़े, इसलिए ये बयान दिया है। शक्ति प्रसाद जोशी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के युवा, क्योंकि बीच में देखा जा रहा था कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 24 साल हो गए हैं और एक स्थिरता आ गई थी, क्या कुछ हो रहा है समझ नहीं आ रहा था, एक लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। उत्तराखंड बनना ही उत्तराखंडियों के लिए एक बहुत बड़ा सुकून था, और जो व्यवस्थाएं थी, जो कानून यहाँ पे बन रहे थे, जो अधिकार हटाए जा रहे थे, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर इसमें क्या उन सरकारों की गलती है जो सत्ता में रही हैं इन 24 सालों में, या फिर यहाँ का जो मूल निवासी है, जो उत्तराखंडी है, उसकी भी गलती है? कहीं ना कहीं मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की भी गलती है, सरकारों की भी गलती है, क्योंकि हम लोगों ने अपने चंद मिनट के फ़ायदे के लिए अपने जो मूल अधिकार है उनको भूल दिया गया। और आज हमको पता लग रहा है कि जिस तरह से अब आ रहे हैं लोग, आपने कई घटनाएं ऐसी सुनी हैं कि जहाँ पर मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जहाँ अपना ज़मीन खरीद रहे हैं वहीं अपराध करने को तैयार हैं। तो ये कहीं ना कहीं विषय इस ओर दिखाता नज़र आता है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती सरकारों की भी है, गलती इसमें हमारे जो लोग हैं उनकी भी है, क्योंकि सरकार को कौन बनाता है? सरकार को हम लोग बनाते हैं। और अगर हम लोग सरकार को चुनते हैं तो सही समय पे अगर हम सही नेतृत्व को नहीं चुनेंगे, सही चीज़ों को नहीं मुद्दों को नहीं उठाएंगे, तो सरकार भी आती रहेगी, सरकार भी जाती रहेगी, और हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आज आपने यूथ की बात कही है, तो यूथ जिस तरह से पहले कोविड से पहले बहुत सारे यूथ थे जो बाहर जॉब करते थे, कोविड के बाद लोग वापस आए, उन्होंने सोचा कि हम अपने उत्तराखंड में रहेंगे तो वहाँ सुरक्षित भी रहेंगे और वहाँ पर हम अपना आत्मनिर्भर जो भी आपने कारोबार करना है उस कारोबार को हम अच्छा चलाएँगे। पर यहाँ पे तो जिस तरह से आप देखते हैं कि यात्रा किस तरह से चली, किस तरह से यात्रा जो आए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए, और जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो किसी ने सोते हुए बिस्तर के ऊपर भी कर दिया, पर उसके बाद जब वो यात्री यहाँ पहुँचा नहीं, यहाँ पे जो यात्री पहुँच रखा था उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया गया, और जब उसको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया गया तो क्या केदारनाथ में वो लोग नहीं पहुँच पाए, और जो जिसने ऑनलाइन किया था वो आया ही नहीं।
और जब वो आए नहीं तो हमारा जो यात्रा का वो है वो भी प्रभावित हुआ है। तो जो हमारे मूल संसाधन थे उन पे कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा है। जैसे कि आपने देखा है कि जो मूल निवास भू कानून और इस तरह की बातें चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो मतलब चिंगारी लगाने का काम किया है, जो आगे बढ़ाने का काम किया है, वो हमारे जो लोग कलाकार है इस उत्तराखंड के, चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, चाहे वो प्रीतम भरतवाण जी हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी हमारे लोग गायक हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है। उन्होंने भी कहा है कि मूल निवास भू कानून अति आवश्यक है और मैंने उनके एक्सेप्ट किया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने भी और समन्वयक संघर्ष समिति ने भी ये एक्सेप्ट किया है जब उन लोगों ने हमारे साथ देना किया। आज आप देख रहे हैं कि कई सॉन्ग मतलब जो गीत है गढ़वाली, जो हमारी लोक संस्कृति पे गीत बनाए जाते हैं, इस तरह के गीत उत्तराखंड मूल निवास और भू कानून पे भी बनाए जा रहे हैं। जो उत्तराखंड बनाने राज्य स्थापना के लिए जो जैसे गीत गाए गए थे, आज भी वैसे इसी तरह के गीत गाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक जन मुद्दा मिला है और ये आंदोलन एक जन मुद्दे के हिसाब से ज़रूर सरकार को ये माननी होगी। बिल्कुल, सरकार को जरूर ये मांगे माननी होगी और लगातार जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, ये संघर्ष कहीं ना कहीं यही इशारा करता है, भविष्य के लिए ये आभास दिलाता है कि उत्तराखंड रुकने वाले नहीं हैं और अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हैं। देखना होगा किस प्रकार से बजट सत्र में भू कानून के लिए कमेटी बनाई जाती है, किस प्रकार से उस पर कार्य होता है और जिस प्रकार से शक्ति प्रसाद जोशी जी ने बताया है कि सशक्त भू कानून बनता है या सरल भू कानून बनता है, वो तभी मालूम होगा जब सरकार इस पर एक्शन लेगी, कार्य शुरू होंगे। क्या उन तमाम समितियों को, तमाम संगठनों को इसमें सलाहकार के रूप में बुलाया जाएगा या उस कमेटी में उन्हें रखा जाएगा जो भू कानून के लिए कार्य करेगी? वह संगठन जो लगातार संघर्षरत हैं, चाहे वो संयुक्त संघर्ष समिति हो या भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति हो, देखना होगा किस प्रकार से आगे इस पर कार्य चलता है। और यदि आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। किस तरह से उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को आप देख रहे हैं, भू कानून और मूल निवास के संबंध में हमारी ये चर्चा थी और चर्चा में हमारे साथ थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शक्ति प्रसाद जोशी जी, जो निवर्तमान सभासद भी हैं, कुशल समाज सेवी हैं और लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, संघर्ष करते हैं और समाज के लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। तो शक्ति प्रसाद जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।